नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हाल के दिनों में दो बजट पास हुए हैं। एक केंद्रीय बजट और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपना बजट पेश किया है। अब केंद्रीय बजट में क्या कुछ है वो आम आदमी के समझ के बाहर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए बहुत कुछ लोक लुभावन घोषणाएं भी की हैं अपने एजेंडे के तहत। लेकिन इसी बीच उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बनारस में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ये मेडिकल कॉलेज पहले से स्थापित मानसिक रोग चिकित्सालय पांडेपुर परिसर में खुलेगा। 17 एकड़ जमीन इसके लिए जरूरत होगी। जो प्रोजेक्ट बनाया गया है बनारस के चिकित्सकों के द्वारा, सीएमओ के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उसके अनुसार इस अस्पताल पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें से 400 करोड़ रुपया आवंटित किया जा चुका है। माना यह जा रहा है कि ये मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद बनारस ही नहीं पूर्वांचल के लोगों को, और यहां तक कि बनारस के सीएमओ का दावा है कि पूरे प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। ये जो मेडिकल कॉलेज होगा वो इसमें एमबीबीएस की 100 सीट होगी। हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप आज आमंत्रित कर रहे हैं बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर को, जो पिछले करीब 2 दशक से बनारस में एक सेपरेट एम्स की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। ये आवाज उन्होंने तब उठाई थी जब एनडीए से पहले यूपीए सरकार थी। एनडीए सरकार में आने के बाद भी ये संघर्ष जारी रहा, लेकिन एक लॉलीपॉप के रूप में एम्स सरीखा, एम्स जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं दर्जा प्राप्त मंत्री, वैसे ही एक दर्जा प्राप्त एम्स बीएचयू को माना गया। स्वास्थ्य की क्या जटिलताएं हैं ये हर कोई इससे वाकिफ है। अब हम ये जो नया मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है उस संबंध में इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इससे कुछ होगा भी या नहीं होगा, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। चलते हैं डॉक्टर ओम शंकर के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बता पाएंगे कि ये जो कल घोषणा हुई है विधानसभा में उत्तर प्रदेश कि बनारस को एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो इस मेडिकल कॉलेज मिलने से बनारस, पूर्वांचल या प्रदेश को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों ने आज से 1.5 से 2 दशक पहले हम लोगों ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस समय पूरे देश में स्वास्थ्य किसी भी राजनीतिज्ञों का मसला नहीं था। और हमें गर्व है कि हम लोगों के विगत 1.5-2 दशकों के आंदोलन के बाद आज ऐसा देश के कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है जिनके लिए ये मसला नहीं है। बिल्कुल। तो ये हम लोग की एक पहली उपलब्धि है। दूसरी ये है कि उस मद में सरकार बिट्स एंड पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में आप कह सकते हैं कि कुछ कार्य करते रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य जिस तरह से एजेंडा होना चाहिए वो नहीं बन पाया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार, चूंकि हमारी मांगे रही है कि भारत के सभी नागरिक हमारे लिए समान हैं,
और सबको स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है सबको उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है, हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी जी। सरकार जो भी इस दिशा में कदम उठाती रही है, हम लोगों ने उनकी सराहना भी की है। और अभी जो सरकार ने 400 करोड़ रुपए बनारस में एक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज सहित खोलने की एक शुरुआत की है, वो हमारी तरफ से और हर देश के नागरिकों की तरफ से स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल। और इनकी जो है स्वागत की जानी चाहिए और हम लोग खुले दिल से इनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो एम्स है और जो एक मेडिकल कॉलेज है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मेडिकल कॉलेज जो है, जैसे आपने बताया, ये MBBS या उस तरह के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित अस्पताल होता है जहां पर सामान्य केयर आपको उपलब्ध होगा। लेकिन बनारस को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुपर स्पेशलाइज्ड केयर का। जी। सामान्य केयर पहले से भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या और छोटे छोटे अस्पतालों के आसपास के अस्पतालों में ये उपलब्ध है। और इसीलिए हमारी जो शुरुआती जब भी रही है कि हर 3 से 6 करोड़ आबादी में पूरे देश में एम्स बनना चाहिए, जिसमें सरकार ने कुछ पहल की और कई सारे एम्स बनाए भी। कई लोगों ने हमारे आंदोलन के बाद अपने अपने जगह में आवाजें भी उठाई, वो सब स्वागत योग्य कदम है। ये कोई हमारा है नहीं, इस देश के सभी नागरिकों का मसला है। अच्छा है कि हम लोग के मुहिम में वो शामिल होकर इसकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन ये सुपर स्पेशलाइज्ड केयर मेडिकल कॉलेज से संभव नहीं हो पाएगा। एक सामान्य केयर का ही विस्तार होगा और वो भी जरूरत है, क्योंकि आज देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारा दबाव है और उतने मरीजों को हम लोग भर्ती नहीं कर पाते हैं और वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं और कईयों की बिना इलाज के अभाव में मौतें हो जाती हैं। जी। और इसीलिए जो पहले भी सरकार मेरी समझ से थोड़ा परे है कि सरकार ने शायद इसको ईगो का मसला बना दिया है कि हम एम्स नहीं देंगे क्योंकि इसकी मांग की जा रही है और कुछ टुकड़ों में इधर उधर दे देंगे। देखिए क्या है कि टुकड़े का महत्व तब तक नहीं होता है जब वो साथ न जुड़ जाए। जैसे जिगसॉ पजल एक गेम होता है जो भारत के नक्शे को कई टुकड़ों में बांट के रखा जाता है, तो जब तक आप टुकड़ों में देखेंगे तो आप भारत को नहीं देख पाएंगे। जब उस सारे टुकड़ों को मिलाएंगे तब वो टुकड़ा जो है भारत का एक स्वरूप देगा। इसी तरह अस्पताल को अगर आप टुकड़ों में इधर उधर बांटेंगे तो उसका जो कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट होना चाहिए, जो वास्तविक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए एम्स लाइक या अस्पताल खोलकर आप एम्स की जो परिकल्पना है, जो उसकी ब्यूटी है, वो आप जो उनका असर है उसको आप नहीं पैदा कर सकते। इसीलिए ये एक स्वागत योग्य कदम था। जब उन्होंने एम्स लाइक का दर्जा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिया था तब भी हम लोगों ने स्वागत की थी और हर वो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार बनाएगी आगे भी भविष्य में, हम लोग उसके स्वागत करते रहेंगे। लेकिन काशी वासियों को और आसपास की जनता को आज भी एम्स की आवश्यकता है। तो ये जो आंदोलन है एम्स की, वो हमारी आंदोलन आगे भी जारी रहेगी जब तक कि सरकार, चाहे ये सरकार हो, चाहे अगली सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो सरकार हमारे इस मांग को मूर्त रूप में समझकर आम जनता को की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि ये जो मेडिकल कॉलेज खुलेगा उसको सुपर स्पेशलिटी का भी दर्जा मिलेगा, उस ढंग से उसको डेवलप किया जाएगा कि वो जिस तरह से BHU में ये सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, ठीक उसी तरह से उस मेडिकल कॉलेज में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं होनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना, देखिए एम्स और दूसरे अस्पताल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज सरकार के अंदर है, उसके अंदर एक बहुत ही मूलभूत संरचनात्मक
भेद है। वो क्या है कि आपने हाथी तो पाल लिया, हाथी खाएगा क्या इसका इंतजाम नहीं किया। जी। तो हाथी एक दिन तो आएगा आपके दरवाजे में, आसपास के गांव इलाके में आपका जोरों शोरों से नाम भी होगा, ढोल नगाड़े पीटे जाएंगे, जय जयकार होगी कि हाथी वाला हो गया, हाथी वाला हो गया। लेकिन हाथी खाएगा क्या अगर आपने वो इंतजाम नहीं किया तो ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं और वो हाथी मर जाएगा। तो अगर आपने हाथी की संरचना खड़ी की है तो वो आगे जिंदा रहे, इसके बजट की भी संरचना शुरू करनी होगी। जिस सुपर स्पेशलाइज्ड केयर की आप बात कर रहे हैं और जिसकी मैं मांग कर रहा हूं एम्स की, उसमें आपको कम से कम हर साल 1,500 से 2,000 करोड़ का एनुअल फंडिंग होना चाहिए। आप सिर्फ 1,200 करोड़ उनके कंस्ट्रक्शन में तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसको आप देंगे 2 करोड़ रुपया और 5 करोड़ रुपया उसके रख रखाव में, उससे कभी भी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं विकसित नहीं हो सकती। इस मूलभूत संरचना को समझना होगा और वो फंड जो है तभी संभव हो पाएगा जब ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उसको जोड़ा जाए। तो अगर अब समस्या यहाँ ये आएगी कि ये राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अस्पताल है, हाँ। और उसमें आपको चाहिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से फंड, जो संभव नहीं हो पाएगा। तकनीकी इसमें मतलब दिक्कतें आएगी। तो इसलिए एम्स की जो मांग है उसके पीछे ये तर्क है क्योंकि जब तक आप एक सही कनेक्शन, आप हाथी को खाएगा क्या इसका इंतजाम नहीं करेंगे तो हाथी खड़ा करने से या सुपर स्पेशलिटी खड़ा कर देने से खाली नहीं होगा। चलेगा कैसा, इसका कोई उपाय नहीं है। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों एक ही है। नहीं, ये तो इंजन बदलते रहती है, अभी डबल है कभी सिंगल हो जाएगी, लेकिन हमें अवधारणा को मूर्त रूप में लाना चाहिए। जी। जब आप केंद्रीय एम्स की स्थापना कर देते हैं और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन वो उसका बजट होता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट एनुअली जो दूसरे एम्स को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। तो इसमें किसी इंजन बदलने की बदले या ना बदले उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो अभी की संरचना है ये इंजन पर निर्भर करेगा, या सिंगल इंजन भी अगर स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देगी तो उसमें सफिशिएंट फंडिंग करेंगे, वरना अगर 2 करोड़ और 4 करोड़ एनुअल फंडिंग देंगे तो उससे तो उनके रखरखाव भी नहीं हो पाएगा। तो फिर वो संरचना बंद तो जाएगी लेकिन चलेगी नहीं और चरमराकर ध्वस्त हो जाएगी। और किसी भी अगर आप जैसे फंडिंग की बात करेंगे तो सरकार के, राज्य सरकार के अधीन जो कॉलेजेस हैं उसमें एक को आप 1,000 करोड़ देंगे और दूसरे को 2 करोड़ देंगे, तो फिर ये डिस्पैरिटी तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपके पास कानून नहीं होगा ना ऐसा। जी जी जी। तो इसलिए संरचनात्मक ऐसी उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि आपको आगे आने वाले में कोई जटिलता नहीं हो। सरकार चाहे कोई भी बदले, आम जनता को जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसीलिए हमारे एम्स के आंदोलन जो है वो जारी रहेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि आप स्पेशलिटी डिपार्टमेंट वहां खड़े तो कर सकते हैं लेकिन वो चल नहीं पाएगा। चलने के लिए उसको खाना चाहिए और खाना केंद्र राज्य सरकार जो है दे नहीं पाएगी। आइडियली तो अगर देने को तैयार है हर मेडिकल कॉलेज तो इनको भी देना चाहिए और वो भी चलाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारों के पास इतनी बजट नहीं होती है कि राज्य सरकारें इतने जो है सारे मेडिकल कॉलेज को दे पाए। इसलिए केंद्र की भूमिका इसमें अहम है। और एम्स जो है अगर काशी में ना हो तो कहाँ, सवाल तो ये उठता है। हमने तो हमेशा यही कहा है कि जिसने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य की संरचना दी, जहां से मेडिकल पद्धति की उत्पत्ति हुई, उस काशी में अगर एम्स ना होगा तो पूरी दुनिया में एम्स हो और पूरे भारत में एम्स हो, एम्स लाइक अस्पताल हो, लेकिन जहां दीपक है वहीं अंधेरा हो। तो फिर ये आप कहते हैं कि हम तो भाई धर्म और संस्कृति जो है हमारे दिलों में बसती है, तो ये कैसा दिल है और कैसी संस्कृति आपके दिल में बसती है कि आप उसकी मूल अवधारणा जहां पर उसको भाई एक तरफ आप कहते हैं राम जी का मंदिर जो है वहीं बनना चाहिए जहां राम जी पैदा लिए थे,
भाई तो स्वास्थ्य की पूरी अवधारणा जहाँ पैदा ली तो एम्स कहाँ बनना चाहिए? सबसे पहला एम्स तो वहीं बननी चाहिए थी। बिल्कुल। पहले की गड़बड़ी थी। आपके 10 सालों के बाद भी आपकी गड़बड़ी क्यों जारी है? ये आप इस देश के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं। आज हर व्यक्ति जो पैदा लिया है उनको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। भगवान खुद भी जब मनुष्य रूप में पैदा लिए तो उनको भी जाना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन काशी आपको कैसे जाने आपके जाने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी एम्स की मांग लगातार अभी तक, जब तक एम्स बनारस को मिलता नहीं है तब तक वो संघर्ष जारी रहेगा, ये सत्य है। क्यों जारी रहेगा ये भी मैंने बताया कि उसके ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए जारी रहेगा जी। उसकी एक सोच है, उसकी एक अवधारणा है, इसलिए वो जारी रहेगी। क्योंकि उस अवधारणा की पूर्ति जब तक आप नहीं करेंगे, इस आसपास के लोगों को वो नहीं मिलेगा जिसके लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कोविड जैसी महामारी के बाद भी अगर आप इस चीजों को नहीं समझ पाएंगे, और कोविड के बाद जिस तरह से आज लोग चलते फिरते, बूढ़े जवान, बच्चे, स्त्री पुरुष सभी मौत के मुंह में सवार हैं हृदय की बीमारियों से, उसके बाद भी अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी, तब समझ में आएगी जब कोविड जैसा हाहाकार मच जाए। ये तो बड़ा मतलब दुखद दिन होगा। और हमें लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। कोई भी अगर हम शादी के समय कोहरा रूप में जाए, उससे बेहतर है कि पहले ही घर में सब्जी लगा दे अगर शादी है तो। जी जी जी। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट जो प्रदेश सरकार का है, जो प्रदेश की स्वास्थ्य की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में अगर ऐसे मेडिकल कॉलेज और इस तरह के हॉस्पिटल्स अगर खोले जाते हैं तो उसका भी फायदा निश्चित तौर पर बनारस और पूर्वांचल को मिलेगा। देखिए, अगर आपको याद हो, आप तो पहले शुरुआत से ही हमारे आंदोलन से जुड़े हैं, आप लोग कवर करते हैं उस पूरे आंदोलन को। हमारी जो सबसे पहली मांग थी वो थे स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार इस देश के हर जनता को मिले जी। और एक राज्य ने इसको लागू भी कर दिया है। ये पूरे आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है। और मेरा मानना है और मेरी मांग अभी भी है, चाहे वो कोई भी सरकार आए, चाहे वर्तमान सरकार ही फिर से सत्ता में आए या कोई नई सरकार आए, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और शिक्षा के मौलिक अधिकार। शिक्षा के मौलिक अधिकार का नहीं है कि 5 साल से 14 साल के बच्चे को आप जो है 10वीं पास करा दीजिए, इससे शिक्षा के मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं। शिक्षा के मौलिक अधिकार का मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिस शिक्षा के आधार पर आपको समाज जो एक सुदृढ़ समाज बने, उनमें सही और गलत के भेद समझने की बुद्धि विकसित हो सके, उस शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी शिक्षा जो है उनको, दुनिया में कई सारे विकसित देश हैं जिन्होंने इसी रास्ते से चलकर अपने आप को विकसित बनाया है। बहुत दूर जाने की बात नहीं है। अगर आपके बगल में चाइना है, रशिया है, उनके आप लिटरेसी रेट को देखें, वहाँ पे ग्रेजुएट के रेट को देखें, वहाँ टेक्नोक्रेट के रेट को देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो आपसे आगे क्यों है और आप पीछे क्यों हैं। तो वो एक ये बात है। उसी तरह स्वास्थ्य है, जब आदमी स्वस्थ ही नहीं होगा तो फिर बीमार होने से आप, और वो भी हार्ट की बीमार जो आपके युवाओं को ग्रसित कर रहा हो, और युवाओं के रीढ़ पर ही देश के विकास को आगे ले जाने का जिम्मा है, तो वो कमजोर रीढ़ के ऊपर चढ़कर कब तक आपका विकास आगे जा पाएगा। सर, एक चीज जैसे हम इस हॉस्पिटल की ही बात करें, इसी परिपेक्ष में अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास बनारस में भी बीएचयू को छोड़ करके सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, मंडलीय अस्पताल भी है, जिला अस्पताल भी है, सीएचसी पीएचसी भी हैं। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में इस तरह के मेडिकल कॉलेज कम नहीं है। आजमगढ़ में भी है, आप गोरखपुर में भी है, लेकिन
अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनमें एक अस्पताल की जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वह वो भी सरकार के द्वारा प्रदत्त नहीं की जा पा रही है। ऐसे में एक नया हॉस्पिटल केवल एक ढांचा खड़ा कर देने भर से पब्लिक को क्या आराम मिल जाएगा? जब आपने पहला प्रश्न किया था तो मैंने इसी बिंदु को उठाया था। पहला जो मेरा आंसर मैंने दिया था इसी बिंदु को दिया था कि आपने हाथी तो खरीद ली, लेकिन हाथी खाएगा क्या यही नहीं पता है। तो वो एक घर तो बन जाएगा, रूम बन जाएगी, लेकिन वहां पे कुछ मशीनें भी आ जाएंगी, लेकिन उसको चलाएगा कैसे कौन, वो चलेगा कैसे और उसके रखरखाव कैसे होंगे, इसकी आपने अवधारणा को साथ में नहीं लिया। इसीलिए हर वो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं वो फेल क्यों होता है? क्योंकि हम उसके बारे में आगे 10 साल या 20 साल वो चलेगा कैसे, इसके बारे में हम अवधारणा छोड़ देते हैं और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि एक अस्पताल एक बिल्डिंग है जो उसको खड़ा कर देंगे और वहां सेवा अपने आप होने लगेगी। ऐसा नहीं होगा। आपको देखना होगा कि आप अगर किसी जंगल में जाकर एम्स बना देंगे तो एम्स को चलाने के लिए एक विशिष्ट डॉक्टरों की टीम की आवश्यकता होती है और विशिष्ट डॉक्टर जो है आज इस देश में उसके पास 2 विकल्प होता है जब वो अपनी शिक्षा लेकर बाहर निकलते हैं। 2 क्या 3 विकल्प होते हैं मैं कहता हूँ। एक ये है कि वो विदेश चले जाएं, जो कि कई प्रेफर करते हैं और चले भी जाते हैं। दूसरा उनके पास विकल्प होता है कि हम निजी व्यापार करें, निजी तरफ मरीज देखें और लाखों करोड़ों रुपए कमाएं महीने के। और तीसरा होता है आपके सरकारी तंत्र को ज्वाइन करें, कुछ लाख की सैलरी होगी और वहां पर अपना योगदान करें और वो लाखों करोड़ों रुपया को भी छोड़ दे रहा है। वो विदेश को जाने की भी अपनी अवधारणा को छोड़ के इस देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन आपने उसको एक जंगल में भेज दिया जहां उसके बच्चों की भविष्य, उनके पत्नी का भविष्य, उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। तो जो आदमी अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर तो कर लिया है कॉम्प्रोमाइज, लेकिन उनके साथ जो परिवार है और समाज है या उनके लोग बच्चे हैं वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते। जब तक आप उनके एग्जिस्टेंस के लिए कोई वास्तविक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक वो संरचना नहीं आपकी फूलेगी फलेगी। और जो बाकी जगह में आप उदाहरण दे रहे हैं वो सबके साथ यही हुआ है और वहां पढ़ने, उनके बच्चों को रहने, पढ़ने, खाने की वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो अच्छे डॉक्टर जो है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप वहां मिलते नहीं है। आप बिल्डिंग बना देते हैं, फंड खर्च होते हैं, बन भी जाती है, लेकिन मरीजों को सेवा उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए सरकार को अलग से पहले से ही एक सोच विकसित करनी होगी कि हम कैसे चलाएंगे और उसको फंड कहां से 10-20 सालों तक आते रहेगा। कम से कम इसकी अवधारणा शुरू करके ही उसको शुरू की जाए, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी अस्पताल नहीं चलेगा। कोई ना कोई सस्टेनेबल मॉडल जो है डेवलप करना होगा और तब जाके वो अस्पताल जो है समाज को सेवा दे पाए। मैंने हम इसको कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है इसका हम सब स्वागत करते हैं। स्वागत करना भी चाहिए कि जिस तुलना में हमारी आबादी है उस तुलना में न तो हॉस्पिटल हैं, न डॉक्टर हैं, न प्राथमिक सेवा केंद्र ही है। ये जरूर ठीक है, लेकिन इसको लागू, ये अस्पताल खोलने के पहले उसमें क्या क्या चीजें हमको बेसिक जरूरत है उन चीजों को फोकस करें, उसको सॉर्ट आउट करें, उन सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करें। उसके बावजूद उसके बाद जाकर के हम छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन जो कुछ भी पब्लिक को हम दें वो परफेक्ट हो, कंप्लीट हो। और इसमें जो है पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को, सामाजिक संगठन के लोगों को, इस सब में जब आप डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए जी। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको एक योग्य डॉक्टर होना चाहिए।
जिससे जिनको कि समाज के बारे में समझ हो और वो नीति निर्धारण और उनके रखरखाव में कुछ उनकी महारत हो या समझदारी हो, वैसे व्यक्ति जब उचित पद पे होंगे तो हमारी समझ से दूर दृष्टि वाले कदम उठाए जाएंगे या उसके कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि उनको लंबे समय तक कोई सहयोग करे। जिस तरह से भी हो उसका कोई न कोई प्रारूप तैयार करके जो है तभी दूरदर्शिता के आधार पर स्थापित की गई संरचना ही आगे लंबे समय तक चल पाएगी, अदरवाइज वो नहीं चल पाती है, न चल पाएगी। ये समस्या है। हम चलते चलते ये भी कहेंगे कि एक सवाल और कि हम हॉस्पिटल का भवन बनवा देंगे, हम इक्विपमेंट्स मंगा देंगे, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स मंगा देंगे, लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर ही नहीं होगा तो ये सारी व्यवस्था अपने आप फेल हो जाएगी। आज की स्थिति में हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हर कोई किसी भी सामान्य परिवार का बच्चा मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी नहीं ले सकता है। हमारा सारा फोकस इंजीनियर बनाने में तो है, क्योंकि वो भी एक थोड़ा बहुत मिला जुला करके परिवार अपने बच्चों को इंजीनियर तो बना लेता है, लेकिन डॉक्टर बनाना उसकी तुलना में कई गुना महंगा है, जिसके चलते वो उस तरफ सोच भी नहीं सक पाता है। खाली महंगा नहीं है, बल्कि आप देखिए एक लंबा वक्त आपको डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ता है। जैसे आप इंजीनियर है बनना है आपको, 3-4 सालों में आप इंजीनियर बन जाएंगे, 4 साल के बाद आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आप कहीं पर भी जाके अच्छे काम कर सकते हैं और 4 सालों के बाद अच्छे आप अपने लिए लाइवलीहुड पैसे कमा सकते रहने खाने के लिए। लेकिन डॉक्टर को कम से कम जो है 12 से 15 साल तक लगातार एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब वो जाकर मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सरकारी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी वैसे ही होती है जैसे किसी साधारण अन्य होगी। तो अगर आप उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनको आप जबरन काम कराना चाहेंगे तो आपसे नहीं करेंगे। आपको उनके सोच को बदलना होगा और मतलब कि किस तरह से वो अट्रैक्ट हो, कि उनके रहने खाने जीने के जो एक सम्मानजनक उपाय आपको करना पड़ेगा, तभी वो उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होंगे तो आपको एज ए यूनिट खाली अस्पताल नहीं बल्कि एज ए यूनिट, मतलब जैसे बताया मैंने कि उसको एक अस्पताल और स्कूल को साथ में कंबाइन करना होगा तो उनके बच्चे भी पढ़ पाए उस संस्थान में। कम से कम वहाँ जो है स्कूल और अस्पताल की एक कंबाइन जो अवधारणा है कम से कम 12 तक जो है वो जरूर होनी चाहिए और उसमें अच्छे चिकित्सा, अच्छे डॉक्टर और अच्छे चिकित्सक तभी एक साथ जो है रह पाएंगे। और तभी वो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सोचने की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई PSC या CSC बना रहे उसके साथ आप नवोदय विद्यालय खोल दीजिए तो हो सकता है कि जो डॉक्टर साहब हैं उनको बच्चे के पढ़ने के लिए वहाँ एक अच्छी व्यवस्था हो जाए तो लोग उसमें जा सकते हैं। और इसी तरह आपने कोई अच्छा गवर्नमेंट जो है स्कूल्स, आप यहाँ जब अस्पताल खोल रहे हैं तो उसके साथ जैसे आप ये प्रॉब्लम जो है शहरों में, बड़े शहरों में नहीं होगी, इसलिए आपको बनारस में अगर आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो यहाँ पर ये आपको दुविधा नहीं होगी और डॉक्टर की कमी भी नहीं होगी, डॉक्टर आपको मिल जाएंगे और सेवा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इससे दूसरे इससे नीचे वाली श्रेणी के शहरों में जाएंगे तो वहाँ आपको ये काम करना होगा कि जहाँ भी आप, जो कि हमारी मांग थी कि जितने भी जिला है सबको मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए जिला अस्पताल को, तो उसके साथ आपको एक स्कूल की अवधारणा भी 12 तक के एक अच्छे स्कूल की अवधारणा भी साथ में कंबाइन करनी होगी ताकि, और उसके अंदर जैसे BHO एक विश्वविद्यालय है, इसमें उनके रहने खाने, मतलब उसका जीवन शहर से एक अलग होता है, टाउनशिप, हाँ एक टाउनशिप तरह का टाउनशिप उसको डेवलप करने की टाउनशिप तरह का आपको कंसेप्ट होना होगा कि वो बंदा जो वहाँ चाहता है, उनके परिवार और बच्चे जो है जो समाज को अपनी जिंदगी देना चाह रहा है तो उसका एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स हो।
अगर उस तरह के आप एक कल्चर डेवलप करें, क्योंकि कल्चर होना जरूरी है। आइसोलेशन में अगर आप बनाएंगे तो सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पा रहा है। जी जी जी, ठीक सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत जल्द दूसरे मसले पर भी आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद। खास तौर पर अभी आपने जो 2 मुद्दे उठाए हैं, सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य, इसको जो मौलिक और सबको हृदय के स्वास्थ्य, एक तीसरा मुद्दा भी है साथ में। जी जी, तो इस पूरे देश में कम से कम अगले 5 सालों में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर जो 250 बेड का हो, इसको अगले 5 साल के बजट में बनाए जाने की आवश्यकता है। वरना 5 साल के बाद या आगे भविष्य में उससे पहले भी हमारे यहाँ कोविड जैसे हृदय की महामारी जो है भयावह रूप ले लेगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मैंने आप इस पूरे अपने इलाज मरीजों को देखते हुए आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। आप सभी से एक अनुरोध कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।